आज के शो में मुल्क की तारीख में पहली बार स्मगलिंग पर मुरतब की गई जामे रिपोर्ट मंजर आम पर। स्मगलिंग से कौमी खजाने को 276 अरब रुपए का नुकसान, इदारे रोकथाम में नाकाम क्यों? डीजल स्मगलिंग का हजम 90 अरब रुपए, रेंजर्स की गैर कानूनी ऑयल रिफाइनरीज के खिलाफ कार्रवाई। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब और मैं हूं आपके साथ सैफान खान। जहां पर दहशतगर्दी के खिलाफ ये ऑपरेशन जारी है, उसी के साथ करप्शन की रोकथाम, करप्शन को कम करने के लिए जो कोशिशें हैं उसको भी हम हाईलाइट भी करते हैं। और साथ साथ जो रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कल पेश की थी, जिसके अंदर ये कहा था कि पाकिस्तान में जो परसेप्शन है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, वो जो है इस पर बेहतर हुआ है करप्शन के हवाले से, और 30 पॉइंट पाकिस्तान का स्कोर हो गया। मैं जो दहशतगर्दी का जो ये ऑपरेशन और बिलखुसूस कराची ऑपरेशन की पहले बात करूं तो 230 अरब रुपए एक रेंजर्स ने फिगर दी थी एपेक्स कमेटी के इजलास में, जिस इजलास में यह कहा गया था कि 230 बिलियन रुपीस कराची में ब्लैक इकोनॉमी का साइज है, जिसमें भट्टाखोरी, ईरानी डीजल की स्मगलिंग और उसके अलावा दीगर जराइम से जो इनकम आती है वो तकरीबन 230 बिलियन रुपीस बनती है, जिसमें से सिर्फ ईरानी डीजल की स्मगलिंग का जो हजम है वो 90 अरब रुपए बनता है। मैं जो अब आपको वीडियो दिखाता हूं, इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि कल तकरीबन 5 इलीगल, इसी कराची ऑपरेशन के हिस्सा है ये, इसी ऑनगोइंग ऑपरेशन का 5 इलीगल रिफाइनरीज को रेंजर्स ने सील किया। वहां पर जो है इस पर न सिर्फ छापा मारा बल्कि तकरीबन 1,40,000 लीटर डीजल जो है इस पर वहां पर वेस्ट किया। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो रिफाइनरीज हैं। ईरानी ऑयल स्मगल जो कराची में होता है उस हवाले से रेंजर्स की ये रेट थी, और यहां पर इन्होंने 1,40,000 लीटर डीजल और इसके अलावा तकरीबन 90,000 के करीब लीटर जो है वो क्रूड ऑयल जो है वो वेस्ट किया है, वहां पर बिल्कुल उसको जाया किया है पकड़ के। और ये कितना जरूरी है, कितना अहम है, मैं आपको इसलिए और दिखाता हूं। ये आप जो देख रहे हैं ये सब तेल है, इसके अलावा स्मगलिंग के हवाले से, क्योंकि ये कितना अहम है जिस दहशतगर्दी की हम बात करते हैं, क्योंकि एपेक्स कमेटी के इजलास में कहा गया था कि ये इसके जरिए दहशतगर्दों की फाइनेंसिंग होती है। ये बड़ा अहम एक पहलू इसका यह है कि 90 अरब रुपए अगर इसका हजम है स्मगलिंग का, तो इसके जरिए दहशतगर्दों की फाइनेंसिंग होती है या इसकी मुआवनत होती है, माली मुआवनत होती है। तो ये स्मगलिंग के ऊपर जिस रिपोर्ट का तस्करा हेडलाइन में अभी हुआ है, उस रिपोर्ट को भी हम दिखा दें तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ 11 आइटम्स के ऊपर एफबीआर ने और एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने मिलकर ये रिसर्च करी, एफबीआर ने करवाई उनसे, जिस पर निसार मोहम्मद साहब मेंबर कस्टम थे जो अब चेयरमैन एफबीआर है। लेकिन अब तक इस पर एक्शन क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इस बारे में हम लाइव में हमने पूछा भी तो हमें बताया कि अब तक कोई इस पर डेवलपमेंट एज सच नहीं है। इसमें लिखा है जी कि नंबर 1 आइटम जो है 1.1 बिलियन डॉलर्स का जिससे नुकसान होता है पाकिस्तान की मईशत को, वो मोबाइल फोन्स हैं जिसकी स्मगलिंग होती है। और दूसरे नंबर पर तकरीबन 870 मिलियन डॉलर से ज्यादा जो स्मगलिंग का हजम है, जिससे नुकसान है, स्मगलिंग का हजम नहीं, जिससे नेशनल इकोनॉमी को, एक्सचेकर को लॉस है, वो है आपका तेल और डीजल जिसकी स्मगलिंग हो रही है, ये दूसरे नंबर पे मौजूद है। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इस पर है पाई चार्ट की सूरत में जो आप स्क्रीन पे इस पर देख रहे हैं। मेरे साथ मेरे ख्याल से इस पर इससे बेहतर बात करने के लिए कोई हो ना, कैसर शेख साहब जो स्टैंडिंग कमेटी को हेड करते हैं फाइनेंस की नेशनल असेंबली में, मेरे साथ यहां मौजूद है, नून लीग के एमएनए भी है। कैसर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया है। और क्योंकि ये दहशतगर्दों का मामला है, ये फाइनेंसिंग का मामला है, ये ऑपरेशन का मामला है, तो मेरे साथ जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब लाहौर में मौजूद है। सर थैंक यू सो मच, आपने भी मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। और मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहा हूं, आपका इंट्रोडक्शन तो कराया हमने, इस ब्रेक के बाद मैं सवालात आपके सामने रखना है और ये पूछना है दोनों मौजूद मेहमानों से, और भी दीगर हमें लोग ज्वाइन करेंगे कि आखिरकार हमारी जो इदारे हैं उनकी रोकथाम के लिए हिकमत अमली कितनी मौसर है। और ये कराची ऑपरेशन में जो ये पहलू है फाइनेंसिंग वाला, टेरर फाइनेंसिंग वाला, उसमें एक और अहम केस भी आपके सामने रखेंगे। इस ब्रेक के बाद बेनकाब देखते रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और मैं प्रोग्राम स्टार्ट करते हुए आपको एक टेबल दिखा दिया, और मैंने वो वीडियो भी आप दोबारा देख सकेंगे, और वो टेबल दोबारा अगर देख लें तो आपको पता चलेगा 276 बिलियन रुपीस का स्मगलिंग से पाकिस्तान की नेशनल इकोनॉमी को लॉस है। और कौन इस पर कर रहा है जी? रेंजर्स इस पर जो है तेल पकड़ भी रही है, भा भी रही है।
कैसर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा माजब के साथ, सर हमारे इदारे जो FBI, कस्टम वगैरह, ये क्या उनका क्या काम बनता है स्मगलिंग रोकने के लिए? क्योंकि ये तो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज माशाल्लाह कर रही हैं काम, लेकिन हमारे इदारे क्या कर रहे हैं इस पर, ये सारे? बिल्कुल सुफियान, ये आप सही कह रहे हैं कि ये हमारे इदारों का मसलन काम होना चाहिए जी। लेकिन मैं आपको बड़ी क्लियर बात करता हूं ना कि बहुत अरसे से हम स्मगलिंग नॉन फैक्ट है, कोई आज पहली बार नहीं हो रही, शुरू से ही हो रही। जितनी भी हुकूमतें आई, चाहे वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी या फौजी गवर्नमेंट हुकूमतें थी, स्मगलिंग जारी रही, स्मगलिंग हमारे यहाँ खत्म नहीं हुई। और बावजूद के सारी एंटी जो स्मगलिंग है, जो भी तैनात हैं लोग, वो या FBI या ये कोई इतना आसान काम नहीं है। बिल्कुल हो रही है स्मगलिंग, आप दुरुस्त कह रहे हैं, और ये इकानमी का बहुत तकरीबन 3% मेरे एस्टिमेट से। सर, आप जो टैक्सेस बढ़ाने के लिए बिल वगैरह तैयार कर रहे हैं, वो कहते हैं 3.9% ये स्टडी कहती है आपका टैक्स टू GDP रेशो बढ़ जाएगा। खैर वो नंबर्स में जाने वाली बात है, लेकिन सर ये पहले से हो रही है, सालों से हो रही है, ये किस बात का जवाब है? ये मुझे समझ में नहीं आता कि पहले से हो रही है, अब तो आप आ गए, आपकी चेयरमैन FBI, आपने नई टीम लेके आए हैं। को जवाब मैं तो ये ना, मैं कोई इसको एक्सक्यूज कर, मैं तो खुली बात कर रहा हूँ कि आइंदा भी बहुत बड़ा काम चाहिए। यानी हमारे जो इदारे FBI वगैरह हैं, ये हम फिर क्यों हमने रखे? ये इतनी हजारों मील की जो आपकी पूरा बॉर्डर है, आप ये बात करते हैं अभी तक कोई चीज क्या नहीं, ये खुल्लम खुला हो रही है। इदारे अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन को कामयाब कहें कि नहीं जी वो बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल कर रहे हैं, क्योंकि जो पोरस बॉर्डर है आपका, हकीकत को भी तो देखें ना, सिर्फ यहाँ टेबल पे बैठ के हम जो भी कुछ कर लें। क्योंकि अच्छा दूसरी चीजें ये भी हैं कि उनको फर्क इतना है, अब सेल टैक्स इतना ज्यादा लगा हुआ है, सही बात, ऑयल पे 51%। वो जो भी कर रहा है स्मगलिंग, सब लोग, बहुत से लोग शमूलियत के साथ होता है, कोई एक स्मगलर तो नहीं, ये तो पूरा नेटवर्क है। जब उनको बेनिफिट होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट है, आपने खुद कहा 230 अरब रुपए का सिर्फ कराची की इकॉनमी में फर्क है। मेरे हिसाब से 1000 अरब रुपए का एस्टीमेट है कम से कम पूरे मुल्क की इकॉनमी में, जो कि स्मगलिंग से या करप्शन से या जो ये सारे मामलात हैं, इनसे जो इलीगल तौर पे इकॉनमी का हिस्सा बन रहा है, विच इज अराउंड 3% ऑफ द टोटल, 3 to 3.5% ऑफ द टोटल इकॉनमी। लेकिन है हकीकत है, रोकना चाहिए, इसमें कोई आप किस बात से? सर मुझे ऐसा तासुर आ रहा है कि ये इम्पॉसिबल निस्बत है हमारे लिए। मैं खुल के सिर्फ बात कर रहा हूँ, आप सच बात कर रहा हूँ, खुल के कर रहा हूँ। किसी के इख्तियार कोशिश जरूर होगी, मामूली सा फर्क पड़ जाएगा, लेकिन इसके लिए तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट की जरूरत है हमारे अपने प्रोडक्ट्स में। जी जी सैयद गजनफर अली साहब, मैं सर आपसे पूछना चाहूंगा, ये आपने देख रहे हैं, अगर आप वीडियो के रेंजर्स जो इस वक्त ऑयल रिफाइन, ये जो इलीगल ऑयल रिफाइनरीज है, इनको पकड़ के तेल वहां पे वेस्ट कर रही है। सर रेंजर्स कराची में अमन भी कायम करने में है, रेंजर्स यहां पर तेल की स्मगलिंग, ईरानी जो डीजल स्मगलिंग को भी रोकने में लगी हुई है। सर यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो हमारे इदारे, सिविलियन इदारे हैं, वो किधर आएंगे, कब आएंगे, क्या करेंगे आखिरकार, जब 90 अरब रुपए ईरानी डीजल से दहशतगर्दों को कमाई हो रही है? बहुत बहुत शुक्रिया। असल में जो आप जिस चीज की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में 2 कंटेंशन ली जाती थी, अगर आपको याद हो, एक है फॉर्मल इकोनॉमी, एक है इनफॉर्मल इकोनॉमी। और हम ये कहते थे कि इनफॉर्मल इकोनॉमी से, जिसमें स्मगलिंग सर फहरिस्त आ जाती है, कितना पैसा जनरेट हो रहा है। अब आप अगर स्पेसिफिक चीजों की तरफ जाएं, और खास तौर पे आपने मोबाइल फोन का जिक्र किया और आपने जिक्र किया ईरानी तेल का। अब ये ईरानी तेल पिछले कोई जब से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हैं खास तौर पे, उस वक्त से ईरानी तेल जो है मार्केट में अवेलेबल है। और ये ईरानी तेल चलता कहाँ से है? ये बुनियादी तौर पे चलता है तफ्तान से, और तफ्तान पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है वहां से ही आता है। बहुत मकदार में ये बलूचिस्तान में अवेलेबल रहा, बड़ा अरसा अवेलेबल रहा। जब वहाँ ये पाकिस्तान के तेल से 20 से 25 रुपए सस्ता बिका, तो ये कराची में आ गया। अब देखना यह है कि जहां से ये ओरिजिनेट हो रहा है, वहां के ऊपर, वहां से लेके और इसको ट्रेवलिंग तक कितने अदारे हैं में इन्वॉल्व हैं, कितने अदारे हैं जो आइडेंटिफिकेशन में इन्वॉल्व हैं, कितने अदारे हैं जो सर्विलेंस में इन्वॉल्व हैं, और कितने अदारे हैं जो उनके स्टॉपेजेस में इन्वॉल्व हैं। इसी तरह आप अगर मोबाइल फोन का देखें, तो मेरी नजर में जो मोबाइल फोन, सोना और इस किस्म की चीजें आती हैं, ये ज्यादातर आपकी जो खेपिए जिनको आप कहते हैं, जो ट्रेवल करते हैं पाकिस्तान, दुबई और इस किस्म के दरमियान। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको पकड़ा, तो यहाँ पे एक साहब पकड़े गए थे अपना लाहौर एयरपोर्ट पे, वो सोना लेके जा रहे थे, तो उनकी फैमिली के जब पासपोर्ट इंस्पेक्ट किए गए, तो वो एक आदमी के कोई 150-200 200 विजिट थे। ये लोग जाते हैं और वहां से अब इस तमाम नेटवर्क को अगर आप देखें तो इसके अंदर जो एयरपोर्ट पे अदारे हैं,
जिसमें कस्टम्स भी है, FIA भी है। अब आप जाएं अगर बॉर्डर के ऊपर जाएं तो वहां पे FC भी है, बाकी कस्टम्स इंटेलिजेंस भी है, वहाँ सारे अदारे मौजूद हैं। आप लाहौर में चले जाएं, आपको एक मार्केट है, वहाँ पे आपको इंडिया की तमाम चीजें मिलती हैं। आप डाबर आमला तेल भी मिलेगा और बाकी चीजें भी मिलेंगी। वो कोई वो प्रेस्क्राइब रूट से तो नहीं आ रही और बड़े अरसे से आ रही हैं। तो ये इस तरह मोबाइल फोन की मार्केट बड़ी है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं आपके, जिसमें आपको टेलीविजन और बाकी चीजें आ जाती हैं, उनसे आपके बहुत बड़े बड़े पॉश स्टोर बने हुए हैं और वो इक्विपमेंट वो हैं जो यहाँ पे चीजें यहाँ बिक रही हैं, लेकिन उनके ऊपर ड्यूटी कोई पे नहीं हुई। अब एक तो ये है कि वो आई किस तरीके से, दूसरा ये वो मार्केट में डिस्प्ले क्यों हो रही है। तो इन दोनों चीजों में एक खामोश पॉलिसी के तहत पाकिस्तान में बड़े अरसे से काम हो रहा है और आज हम ये कहते हैं कि इतने बिलियन डॉलर का नुकसान है। अब जो ये स्मगलर्स के जरिए जो चीजें आती हैं, तो ये याद रखिएगा कि स्मगलर्स जितने भी हैं। एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं मैं सर, एक तो नुकसान हो रहा है वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन जब यहां पर कराची ऑपरेशन की बात करते हैं तो कहा जाता है ये 90 अरब रुपए टेरर फाइनेंसिंग में मुबैना तौर पर इन्वॉल्वमेंट होती है इसकी। जब जून जुलाई के अंदर एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था तो ये टेरर फाइनेंसिंग के अंदर ये रकम जाती है 90 अरब रुपए की, जो ईरानी डीजल से स्मगलिंग से जो हमें जो इसका बिजनेस है, जो इसका हजम है उसका। तो सर ये तो दहशतगर्दी में अगर मुबैना तौर पर ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ही कहते हैं, तो ये तो एक अलग एस्पेक्ट है सर इसका। जी, इसमें बहुत और भी चीजें, आपके बैंक रिक्वायरिटीज जो होती है उसकी रकम कहाँ जाती है, बहुत सारे किडनैपिंग फॉर रैंसम की रकम कहाँ जाती है। और उसके बाद आपने देखा भी आपके सामने अपने शवाहिद आए, DGISPR ने पेश किए कि 30 लाख रुपए जो है वो लोगों को पे की गए जिन्होंने चारसद्दा के ऊपर हमला किया था। और इस तरह का APS पे जाएं तो वहां भी पेमेंट हुई। उसके बाद जो बाहर पार्टियां सर्वाइव कर रही हैं, जो बाहर जो लोग रह रहे हैं, दहशतगर्द रह रहे हैं, उनकी जो रेजिडेंस से लेकर लॉजिंग तक का पैसा और जिस तरह उनके फंड्स आप पार्टियों के चेक कर लें, वो कहां से आता है? वो कभी भी फॉर्मल इकोनॉमी से नहीं आता। वो इसी किस्म की है जिसमें एक हुंडी हवाला भी है, जिसमें आपका ये टेरर फाइनेंसिंग भी है, जो वो पैसे पाकिस्तान में डायरेक्ट पे भी नहीं होते, वो आपकी सरहद से बाहर पैसे पे होते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि आपकी सरहद मतलब है चेक पोस्ट से लेके, एयरपोर्ट से लेके, नेवल रूट से लेके, दूसरा बहुत बड़ी एक चीज आपके यहाँ अवेलेबल है, वो जिसको आप अफगान ट्रांजिट ट्रेड कहते हैं। वो बहुत बड़ी पता है कि जितने एयर कंडीशनर पाकिस्तान में मिलते हैं वो बुनियादी तौर पर ट्रेड के जरिए अफगानिस्तान जाते हैं। वहां इसमें कोई कानून साजी की जरूरत है क्या है कैसर साहब? मैं मतलब अगर ये हम इसको इस चैप्टर को क्लोज करना चाहें यहाँ पे, और ये बहुत बड़ा मामला हो चुका है, ना सिर्फ इकोनॉमी को लॉस है, टेरर फाइनेंसिंग, दीगर हवालों से यहाँ पर छापे पड़ रहे हैं इलीगल ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर, लेकिन आप नेशनल असेंबली में है, क्या इस पे एक्शन होने चाहिए? जी, मैं एज अ बिजनेसमैन आपको ये कह सकता हूँ, देखिए ये बात बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब ने सही कही, जितनी बातें कही ना ये तो हो रहा है। अब जब भी उसको फायदा रहेगा, जो स्मगलर होगा उसको बहुत बड़ा फायदा होगा, और वो मुख्तलिफ बीच में जो सारे के सारे चैनल हैं उनको वो पैसे देते रहेंगे, तो ये इतना आसान सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, ठीक है कुछ फर्क पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर करने चाहिए, हो भी रहे हैं, और ज्यादा उसमें तेजी आनी चाहिए, इसमें नो डाउट इन इट। लेकिन जो इतना डिफरेंस है ना, मैं आपको कह रहा हूं कि जो हमारे जो ड्यूटीज का तो उसके बावजूद उनको बेनिफिट है। हमारे अपना मेरी लाइन है प्लास्टिक के बिजनेस की, सारा प्लास्टिक का बिजनेस, जहां आप कहें, लाहौर में कहें, वो रॉ मटेरियल आपको अब हम ड्यूटी भर के मंगवाते हैं मटेरियल, और जिस जगह कहें आपको हमारे मुकाबले में, तो आप कानून साजी से कम करें ना, नहीं कानून साजी किस तरह करें इसमें? कानून साजी 51% अगर आपने डीजल पे लगाया हुआ है तो लोग आप दुरुस्त कह रहे हैं, 33% तक डिमांड जो डीजल की है वो आपकी स्मगलिंग से पूरी हो रही है इस वक्त। 33% डिमांड आप दुरुस्त कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि टैक्सेस कम, लेकिन हमें रेवेन्यू भी तो चाहिए। टैक्सेस तो हम खुद बिजनेसमैन की तरफ से मैं उनका नुमाइंदा हूं, हम कोई किसी जगह पे पाकिस्तान में हम टैक्स ही नहीं देना चाह रहे, दुनिया में भी होता है, लेकिन हमें मैं एक की तरफ से बढ़ता हूं, मैं इसके बाद आता हूं मजीद। तो मैं जिस तरह टेरर फाइनेंसिंग की बात की, तो एक और अहम मामला आपके सामने रखने लगे, एक और अहम इन्वेस्टिगेशन, उसकी अपडेट आपके सामने आपको देंगे और बाकायदा डॉक्यूमेंट्स की सूरत में देंगे, और उस पर अपने मेहमानों की राय भी इस ब्रेक के बाद बेनकाब देखते रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और मैं जिसने आपको बताया कि स्मगलिंग के हवाले से तकरीबन 90 अरब रुपए जिस चीज का हजम है वो आपकी ईरानी डीजल है, जिस पर यहां पर कार्रवाइयां रेंजर्स की तरफ से हो रही हैं और इसी कराची ऑपरेशन का हिस्सा इसको रखा जा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कराची ऑपरेशन का यही टेरर फाइनेंसर्स के हवाले से डॉक्टर आसिम जो इस वक्त नैब की तहवील में है, उनके इंकशाफात या उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है, मैं अगर आपको वो प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाऊं तो उस प्रोग्रेस रिपोर्ट में 450 अरब रुपए का इस बार जो बात सामने आई है, जो नैब ने रिकॉर्ड हासिल किया है, वो फर्टिलाइजर सेक्टर की मद में नेशनल एक्सचेकर को लॉस पहुंचाया गया। डॉक्टर आसिम जब मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज थे, इस रिपोर्ट में लिखा है जी कि जो इस पर उनको कहा गया था ईसीसी के कुछ फैसले थे रिजल्टिंग इनटू एब्रप्ट शॉर्टेज, यानी यूरिया की शॉर्टेज हुई उनके फैसलों की वजह से, और प्राइस यूरिया के बैग की 850 से 1530 रुपए पर बैग हो गई, और इससे आपका जो ओवरऑल इंपैक्ट पड़ा मईशत पर वो 450 अरब रुपए का पड़ा इन फॉर्म ऑफ सब्सिडी ऑन यूरिया एंड इंपोर्ट ऑफ यूरिया थ्रू टीसीपी। अब इसमें कहा गया कि नैब ने आगे आईओ ने लिखा है कि इन दिस रिगार्ड स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डीजी गैस एंड मिनिस्ट्री फॉर इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन इज टू बी रिकॉर्डेड फॉर कोलैबोरेशन ऑफ अबव एविडेंस। अब ये एविडेंस मजीद डीजी गैस से कलेक्ट किया जाएगा। फर्टिलाइजर सेक्टर में ये तकरीबन 450 अरब रुपए का नुकसान है। इस वक्त मैं शाहीन से भाई साहब को भी इंट्रोड्यूस करा दूं, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है सीनियर तजरेगार, सीनियर सहाफी हैं, अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं। शाहीन साहब, ये डॉक्टर आसिम केस में रोज हम देखते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट जब रिमांड लिया जाता है तो आती है। इस दफा जो आई है उसमें 450 अरब रुपए, पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का मामला था, अब फर्टिलाइजर सेक्टर का लिखा हुआ है, एक ब्रोकर का बड़ा नाम लिखा हुआ है कि उनकी कुछ फैमिली को फायदे पहुंचाए, और अब ये 450 अरब रुपए का जिक्र है। सर क्या समझते हैं ये केस बढ़ किस तरफ रहा है? जो नाम आ रहे हैं इसमें, जिस तरह से इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, अरबों से बात अब शायद खरबों में जा रही है। देखिए, लाइन डिस्कनेक्ट हुई है शाहीन से भाई साहब की हमारे साथ। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, सर अगर मैं आपकी तरफ जाना चाहूं इस बात को लेकर, कहते हैं ये जो केस है हाई प्रोफाइल, और ये भी कराची अहम ऑपरेशन का अहम जुज, अहम एक हाई प्रोफाइल, बढ़ किस तरफ रहा है सर ये केस? ये सारी जो प्रोग्रेस किस तरफ आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है? सफियान, एक तो आपने केस की बात की ना, एक दूसरी उसके साथ उसको ऑब्जर्व करें तो वहां पे जो सिंध हुकूमत है और जो पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो लड़ रही है उन एलिमेंट से या उनसे उनके दायरा कार को चैलेंज कर रही है जो लोग इस चीज को बेनकाब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब आप एक चीज को कंट्रोवर्शियल बनाएंगे, और जो चीज आपने पढ़ी वो बारहा इस तरह की और बड़ी सारी चीजें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं, लेकिन वहां पे जो पावर में लोग हैं उनकी रेजिस्टेंस ये है कि ये किसी तरह तकमील तक ना पहुंचे, और कभी वो हॉस्पिटल में, कभी वीआईपी रूम, कभी कोई चीजें। तो जब बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो आपकी इंटरनल इंटेंशन से साबित होती हैं, और उसमें जो पोस्चर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये तमाम चीजें एक ज्वाइंट इंटरोगेशन के बाद, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरे पाकिस्तान के सामने आ चुकी हैं कि यूरिया को किस तरह लॉस हुआ, बिल्डिंग अथॉरिटी को किस तरह यूज किया गया, प्लॉट। एक सेकंड को अगर मैं आपको इंटरप्ट करते उनको भी इंट्रोड्यूस करा दूं। शाहीन से भाई साहब, आप भी अब तक आवाज अगर पहुंच रही है। ये केस जो ब्रिगेडियर गजनफर साहब भी गुफ्तगू फरमा रहे थे, मैं अभी हमने जो फाइल दिखाई है 450 अरब रुपए यूरिया सब्सिडी की मद में, सर ये एक नई कहानी सामने प्रोग्रेस रिपोर्ट में आई है। शाहीन से भाई साहब, किधर ये जा रहा है मामला? देखिए, मैं पहले भी ये कह रहा था कि डॉक्टर आसिम को गिरफ्तार हुए कुछ महीने हो गए, कई महीने हो गए, और कई उनके केसेस जो है वो बताए गए हैं, मीडिया को भी बताए गए हैं और नैब को भी दिए गए हैं, मगर अभी तक किसी भी केस में कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है, ना कोई चार्जशीट ऐसी बाकायदा हुई है, और ये एक मामला बहुत लटक रहा है और इसको पॉलिटिकली भी लटकाया जा रहा है। तो ये एक नया जो चार्जेस आए हैं, ये एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है, इसको तो साबित करना बहुत मुश्किल होगा। अभी वो आप खुद ही बता रहे थे कि आयुष आया कि 2-3 डिपार्टमेंट से कोरॉबोरेटिंग एविडेंस ली जाए, उनके बयानात लिए जाए, वो क्या बयान देंगे, वो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो ये तो एक बहुत लंबा मामला है। लेकिन जो ऑलरेडी केसेस पहले से हैं उनके पास, जिनमें के सारे बयानात हो चुके हैं, वो भी आगे नहीं जा रहे हैं। तो ये एक मसला सियासी लगता है। ये मसला इस वक्त ये नहीं है कि कहीं कि करप्शन में पकड़े गए हैं या टेररिज्म में पकड़े गए हैं या मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़े गए हैं। मसला ये हो गया है सियासी, और सियासी जब तक ये सियासत इसकी रिजॉल्व नहीं होगी
डॉक्टर आसिम का केस कहीं आगे नहीं जाएगा। ठीक है सर, मैं ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट तरीन पॉइंट यही है शाहिद साहब, इस बात का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। कैसे साहब, ये सवाल आप ही की तरफ मैं रखना चाह रहा हूं, या पहले गजरफर साहब की बात में कंप्लीट कर लूं। ये कितना मामला सियासी हो चुका है सर, मैं आपको काटा था उस वक्त कि ये जो 450 अरब और ये मामला दीगर आप कह रहे हैं इसको बेनकाब जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कुछ पार्टीज मुतारिक हो गई हैं, इधर नून लीग के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, कितनी जिम्मेदारी इनकी बनती है कि मंतक के अंजाम तक चीजों को पहुंचाएं ये सारी, क्योंकि अब ये जो तफ्तीश होगी डीजी गैस से होगी, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज से होगी, इसमें 450 अरब रुपए का मामला है। सफियान, बात यह है कि कुछ तो डीजी गैस और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के वो लोग थे जो आसिम साहब के जमाने में वहां पे तानियात थे, और उन्होंने नेचुरली जितने भी आपके टीसीपी में जितनी भी चीजें हुई हैं वो मिनट्स जितने बने होंगे, फाइलें जितनी बनी होंगी, उन पर उनके सिग्नेचर मौजूद होंगे। अब वो चीजें अब आप कितना करेंगे, तो जैसे एक चीज को कहते हैं मैं इसमें तो ये है कि वो एक जो चीज कहती है कि ट्रक की बत्ती के पीछे आप लग जाए, दौड़ते रहे, और ना वो ट्रक रुकेगा और ना आप बत्ती को पकड़ सकेंगे। तो आप कोशिश तो यही हो रही है मुख्तलिफ जराए से कि किस तरह इस चीज को लंबा किया जाए, और इतना लंबा किया जाए कि वहां पे लोगों का भी पेशेंस लेवल जो है वो खत्म हो जाए। इस किस्म के केसेस में जहां पे लॉस हुआ, अब यूरिया की जब प्राइस की शॉर्टेज हुई तो आपको पता है यूरिया मार्केट में किस प्राइस पे बिक रहा था, वो डबल प्राइस पे यूरिया जो मार्केट में मिल रहा था, किसान परेशान थे। और ये तमाम इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो पाकिस्तान के अवाम के ऊपर पड़ रहा था। तो अब जब ये चीजें आप करेंगे और इसके एविडेंस, ठीक है माजरत हूं, लेकिन फिर कैसा साहब कहा जा रहा है, मैं आपसे मुझे डिटेल में पूछना है क्योंकि आपका ताल्लुक केसीसीआई से रहा है और इंडस्ट्री के हवाले से भी आपका एक बैकग्राउंड है। तो ये 1530 रुपए पर बैग तक जो प्राइस पहुंची है, आपके इल्म में इस बारे में क्या है, और क्योंकि आप फाइनेंस कमेटी को हेड करते हैं, तो क्या डीजी गैस और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को क्या हो सकता है, यानी किस तरह से उनको, जब नायब उनसे भी पूछेगी तो आपकी तरफ से यानी हम किस तरह से एक्सपेक्ट करें कि उनके इदारों का रिस्पॉन्स क्या होगा, ये भी पूछेंगे इस ब्रेक के बाद। बेनकाब देखते रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। आज दो अहम मामला हमने बेनकाब किए, एक तो ईरानी ऑयल के हवाले से, और मैं उस पर एक बात सिर्फ कहता जाऊं कि कस्टम वालों ने 1% भी इस पर जो है कॉर्पोरेट जो कस्टम के नुमाइंदे थे नहीं कर रहे थे, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम रिपोर्ट्स आपको दिखा रहे हैं जिसके अंदर तकरीबन अरबों डॉलर्स की बात है, $2.76 बिलियन और 2.6 बिलियन और 276 बिलियन रुपीस का मामला। लेकिन हमारी तवक्को थी कि हमसे कुछ कॉपरेशन होगी, नहीं की गई, लेकिन हमने सारी चीजें दिखाई हैं आपको कि किस तरह से इस मुल्क में स्मगलिंग हो रही है। कैसा शेख साहब, 450 अरब रुपए डॉक्टर आसिम, फर्टिलाइजर सेक्टर, आपने गैस जो कर्टेलमेंट थी वो आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करी, ईसीसी के फैसलों पर नहीं अमल दरामद किया। आपकी हुकूमत अब क्या कोऑपरेट करेगी इन इदारों के साथ या नहीं करेगी, मैं एक्सपेक्ट क्या करूं आप लोगों से? नहीं जी, हुकूमत क्यों नहीं करेगी, हुकूमत अब आप देख रहे हैं कि ये केस चल रहा है और उस पर बाकायदा नई नई चीजें आ रही हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो कुछ भी एक्चुअल पोजीशन होगी वो सामने आ जाएगी, ये होना चाहिए। मैं देखो ना, मुझे तो इस पे तजब हो रहा है कि सेनेट ने अभी ये कहा कि करप्शन के मामलात में जो है वो सिर्फ नैब ही देखेगी। अब नैब जो है ना साल में 3-3.5 अरब रुपए वो वसूल कर रहे हैं। सेनेट ने क्या कहा, कौन सा? सेनेट ने अभी पास किया है, कल परसों जो सेनेट की कायमा कमेटी ने जो बिल पास किया है कि ये जो नैब के रेंजर, वो तो सर ये है कि वो नैब जो है वो सूबाई मामलात में नहीं इंटरफेयर कर सकेगी, वो सिर्फ वफाकी मामला, ये करप्शन सूबाई, वो बिल भी है हमारे पास, करप्शन सूबाई मामला है। ताज हैदर साहब ने जो दिया यही कहा ना, जो करप्शन सूबाई मामला है, तो सूबाई मामले में सिर्फ नैब जाएगी, नहीं कर सकेगी। मैं कोई लीगैलिटी की इसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो आपको प्रैक्टिकल पोजीशन बता रहा हूं कि नैब इतना एक्टिव हो जाए ना, लेकिन 1000 अरब रुपए की हमारे यहाँ इनफॉर्मल इकोनॉमी है। सर वो बिल भी हमने चला दिया, उसमें यह है कि नैब नहीं करेगी सूबाई मामला में। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैं भी यही नैब भी नहीं करेगी, नैब नहीं करेगी। प्रोविंशियल अकाउंटेबिलिटी के जो इदारे हैं वो FIA करेगी, नहीं FIA नहीं, जो प्रोविंशियल एहतसाब कमीशन है या प्रोविंशियल आपका एंटी करप्शन अंदाजा वो कार्रवाई करेगी, किस तरह ये बिल है। प्रोविंशियल अगर करेगी तो जो इतने बड़ी बड़ी करप्शन हैं और इतने मामलात हैं, अगर किसी ने करना ही नहीं है, मैं वही तो बोल रहा हूं कि हमें खुद अपना सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना, क्या किस तरह इनको डिटेक्ट करना है। देखिए ये तो हो रहा है, कहीं भी ये फिगर ले लें, हमारे यहाँ ये जो स्मगलिंग हो रही है, हमारे यहाँ जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, ये आज से नहीं चल रही है, लेकिन हमने अभी तक अकाउंटेबिलिटी की नहीं है ना, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम कितने सीरियस है अकाउंटेबिलिटी करने में।
तो अगर हम सब, हमारे इदारे यही कहेंगे, हमारी सेनेट कहेगी, हमारी असेंबली यही कहेगी, तो कैसे ये चेक होगा? नहीं होगा चेक। ये तो करना पड़ेगा हम सबको मिलके, मुल्क के, क्योंकि इसमें दो राय नहीं है। इतनी ह्यूज करप्शन हो रही है, इतनी ह्यूज अंडर इन्वेस्टिंग हो रही है, इतनी ह्यूज ये सारी स्मगलिंग हो रही है, दो राय नहीं है। सिर्फ वो दो राय नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल जो इसकी साइड है, जो आप डॉक्टर आसिम को छुड़ाने के लिए, या फिर जो पॉलिटिकल प्रेशर आपको फेस करना पड़ रहा है और कर रहे हैं इस पर आप लोग, लेकिन ये कब तक कर लेंगे आप? आखिरकार आप लोग भी सियासी लोग हैं, गठजोड़ कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अगर गठजोड़ हो जाएगा तो ये तो फिर चीजें नहीं, ये तो चलता रहेगा फिर मामला। ये सिर्फ गठजोड़, देखिए अब किसी न किसी वक्त तो हमें इसको सॉर्ट आउट करना है। हमारा मुल्क इस वक्त बड़ी तकलीफ में है, बाहर उन टेरर के हालात हैं, और अगर हम ये अपने आप को, ये इकोनॉमी के जो मेन लूप होल्स हैं जिसकी वजह से हम बहुत बड़े मामलात में हैं, हमारा बजट डेफिसिट हो रहा है, हमारे यहाँ प्रॉपर रेवेन्यू नहीं आ रहा, और अगर हम ये नहीं करेंगे, लेकिन तो कोशिश हम पूरी कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि हमें कोई प्रेशर देगा, मैं नहीं समझता कि हमारी हुकूमत किसी प्रेशर में आएगी। जो हकीकत है वो सामने आएगी। मुजफ्फर साहब, क्या नजर आ रहा है आपको इस केस का? मैं मतलब माजरत के साथ, आपको मुकमुका सियासी कोई नजर आ रहा है? क्या हो रहा है? क्या या इनके हाथ में ही नहीं है सियासतदानों के ये केस, इसलिए अभी तक कोई मुकमुका हो नहीं सका? क्या बात है इस केस में? और अरबों रुपए के मामला आ रहे हैं सिर्फ तो सामने, खरब के खरब तक पहुंच गई बात। देखिए, जब आप उसको इस तरह देखिए कि जब सिंध असेंबली में ये बिल पास हो जाए कि सिंध हुकूमत या चीफ मिनिस्टर जो केस चाहे वो विड्रॉ कर सकता है, तो वो किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है? वो इस चीज की तरफ इशारा नहीं कर रहा कि आप किसी चीज में सीरियस ही नहीं है। आप इतना पेन लेके इन चीजों को दिखा रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ दूसरी तरफ जिन लोगों को ये करना चाहिए या जिनकी ये अपना फर्ज है, वो तो इस चीज को खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीक़ाकार से, मुख्तलिफ बिलों के जरिए, मुख्तलिफ लॉस के जरिए। अब जब ये इम्प्लीमेंटेशन में और लेजिस्लेशन में जब ये गैप होगा तो उसका फायदा किसको होगा? उसका फायदा तो उसको होगा जो जिसने ये करप्शन का कमिट की है। और आप देखिए बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि किसी ने कितने बिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचाया, तो उसने प्ली बार्गेन ने उसमें उसने 1% पे किया है। एरियल अब पहले से भी बेहतर, जो दे पाकिस्तान में